मैंने हिम्मत टूटने की जगह हिम्मत बांधने का सोचा और मैदान में आ गए। वर्षा अगर रेगुलर निकलेंगी अस्पतालों में और क्रेमेशन सेंटर पे जाएंगी तो वो कहीं ऐसा ना हो कि वही कोरोना ले आए। शव वाहन ने और पानी की बॉटल्स ने ये अपना व्यापार बना रखा था। कुछ चीज़ें ऐसी आपके लाइफ में होती हैं, पॉजिटिविटी, प्यार, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है वायरस की तरह ये सारी चीज़ें फैला देनी चाहिए, स्प्रेड कर देनी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री एक वर्ड जो है जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी है। नमस्कार, मेरा नाम आमिना है और आपने मुझे हर बार आपकी खबर पर देखा है, स्टूडियो में देखा है, लेकिन कभी कभी हम निकलते हैं बाहर और ऐसी शख्सियत के पास जाते हैं जिन्होंने देश के लिए, दूसरों के लिए काफ़ी कुछ किया है। दूसरों की जब हम मदद करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है और वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है जब किसी और की मदद करते हैं। लेकिन कभी कभी हम जब मदद करते हैं लोगों की तो हमारे दिमाग में रहता है आगे चल के ये हमारे लिए भी मदद करेगा। ये एक तरह से अपने लिए सेल्फ लव भी कह सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं। कहते हैं कि जिंदा लोगों की हर कोई मदद करता है, लेकिन मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता है। लेकिन हमारे साथ एक ऐसी लेडी है जिन्हें लखनऊ में आयरन लेडी भी कहते हैं और मैं जब से मिली हूँ तो मुझे लगता है उनका नाम सिंघम लेडी होना चाहिए। उन्होंने जिंदा लोगों का काम कर ही रही हैं, जिंदा लोगों के साथ काम कर रही हैं, बेजुबानों के साथ उनकी हेल्प कर रही हैं। साथ ही साथ कोरोना में जो हाईलाइट हुआ था उत्तर प्रदेश, अनगिनत मौतें हो रही थी, उसमें उन्होंने लावारिस लाशों को जो क्रियाकर्म किया और उससे आपको पता चल रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वर्षा वर्मा जी की। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा कि इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत देखिए, जिस माहौल में आप रह रहे होते हैं ना, सारी चीज़ें आपको वहीं से मिलती हैं। और मुझे भी ऑब्वियस है कि मेरे आसपास से जब देखिए दो चीज़ें होती हैं, जब आपके इर्द गिर्द कुछ हो रहा होता है तो एक या तो हिम्मत टूटती है या आप हिम्मत बांधते हैं अपने आप को और मैदान में ले जाते हैं। तो मैंने हिम्मत टूटने की जगह हिम्मत बांधने का सोचा और मैदान में आ गए। क्या बात है। कोरोना से ही शुरू करेंगे क्योंकि कोरोना से बहुत ज़्यादा आपको लोग जानते हैं। क्योंकि मैंने भी जिससे बोला कि मैं वर्षा मैम के पास आई तो सबने बोला अच्छा दैट लेडी जो उन्होंने कोरोना में बहुत काम किया। क्योंकि कोरोना में मैम ऐसा था कि अपने भी बहुत दूर हो रहे थे। ऐसा हम लोग जैसे मीडिया में काम करते हैं तो हम लोग भी जब बाहर निकलते थे, जब आते थे सोसाइटीज़ में, घर पे बाहर से ही हाथ धुलो, सैनिटाइज करो। आपने उस टाइम पे क्या दिया? क्योंकि आप तो सीधे डेड बॉडी, बैकुंठ धाम, गुलाला घाट, इस तरह जगह जाती थी, फिर आती थी, तो कैसा माहौल रहता था? माहौल देखिए ऑब्वियस है कि कोरोना ने किसी भी परिवार को चूँकि छोड़ा नहीं था, तो हर घर में, इनफैक्ट पर्सनली भी लोगों के अंदर जो टेरर था। मैं आपको बताऊँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कोरोना को लेकर के, जो कोरोना ने जो अटैक किया, मुझे लगता है जो फिज़िकली अटैक किया उससे कहीं ज़्यादा उसने मेंटल अटैक किया था। जिस भी परिवार के लोग, जिन लोगों ने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखा, वो तो सर्वाइव अच्छे से कर पाए, लेकिन जो मेंटली टूट गए थे वो फिर फिज़िकली भी टूट गए थे। मेरा ये मानना है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही हुई। तो मैंने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर रखा था। अच्छा, उसका रीज़न भी था, मैंने आपको बताया कि जिस सर्कमटेंसेस में आप रह रहे होते हैं वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको कैसे लेते हैं। तो मेरे साथ ये है कि जितनी नेगेटिव चीज़ें होती जाएं उसको, उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ करके मैं उतरती हूँ। तो जो उस समय का जो मंजर था अस्पतालों में या लोगों के अंदर जो पैनिक की स्थिति थी, ऑब्वियसली जब मैं फील्ड पे जाती थी तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा पैनिक की स्थिति होती थी। लेकिन जब धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि इस पैनिक होने से हाथ कुछ नहीं आने वाला है और मेरे भी पैनिक होने से कुछ नहीं होने वाला था, मैंने इसको जब पॉजिटिव लिया तो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि मैंने गाड़ियाँ लगाई और मैंने ग्राउंड लेवल पे ये कोशिश की जानने की कि लोगों को जो लग रहा था ना कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, बेड की कमी है, हॉस्पिटल की, ये चीज़ें एक दिखाई जो दे रही थी और जो चीज़ें हिडन थी, जो नहीं दिखाई दे रही थी, उस पर शायद मेरी निगाह पहुंची और मैंने उस पर काम करने की सोची। मैंने ये देखा कि जिन लोगों के परिवारों में जो डेथ हो रही थी उनको जो छोटी छोटी जो शव वाहन, आपने सुना होगा, जो शव वाहन होते हैं वो छोटी छोटी दूरी के लिए बहुत मोटा अमाउंट चार्ज कर रहे थे। और नहीं, बिल्कुल गलत। मैं बता रही हूँ ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि मैं थी, तो मैं आपको बताऊँ, कोई लकड़ी महंगी नहीं
करनी थी पूरी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट थी। और ये सब देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की या कहीं कहीं सुनाई बातों पे मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रही थी, तो मैं जानती हूँ कि हाँ शव वाहन ने और पानी की बॉटल्स ने ये अपना व्यापार बना रखा था। इन लोगों ने काफ़ी सारे चार्ज कर रहे थे, तो इसलिए मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें आई कि मुझे इस पे काम करना है। और चूँकि मैं खुद अपने दोस्त की एक डेड बॉडी के लिए इसी प्रॉब्लम में हम फंसे थे, तो मैंने नेक्स्ट डे ही तय कर लिया था। इनफैक्ट सेम डे मैंने तय किया था और नेक्स्ट डे से मैंने गाड़ियाँ लगा दी थी। और इसकी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि 10 दिन के अंदर मुझे 5 गाड़ियाँ लगानी पड़ी थी। और पहले मेरे साथ कोई जुड़ नहीं रहा था, और लेकिन वही है कि जब भाई पेट तो भरना ही होता है अपने परिवार का लोगों को, तो फिर ऐसे कुछ लोग मेरे से जुड़े जो ड्राइवर और अटेंडेंट के रूप में, जिनको मैंने एक हैंडसम अमाउंट दिया, उनको पे किया, तब वो मुझसे जुड़े। और ओनली बिकॉज कि उन्हें अपने फैमिली को भाई सरवाइव कराना था। और इनफैक्ट कई बड़े इंटरव्यू में बीबीसी में और एनडीटीवी में मेरे ड्राइवर से भी बात की गई, तो ड्राइवर ने कि मान लीजिए मैडम का तो पैशन है, मैम अगर उतरी हैं फील्ड पे तो आप क्यों हैं। तो उन्होंने पहली बात तो कहा कि पहली बात तो एक फैमिली का जो रिक्वायरमेंट होता है वो मुझे फुलफिल करना है। दूसरी बात, मेरी वाइफ ने मुझे झकझोरा जब मैंने मैडम को देखा कि वो ग्राउंड पे बॉडीज उठा रही हैं, अपने हाथों से क्रिमेट कर रही हैं, तो तुम सिर्फ ड्राइव क्यों कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ ड्राइव नहीं करना है, तुम भी उसमें हाथ लगाओ। तब वो भी मोटिवेट हुए और चीज़ें होती हैं मोटिवेट। जैसे वायरस फैलता है, मेरा ये मानना है कुछ चीज़ें ऐसी आपके लाइफ में होती हैं, पॉजिटिविटी, प्यार, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है वायरस की तरह ये सारी चीज़ें फैला देनी चाहिए, स्प्रेड कर देनी चाहिए, ताकि लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आए। अच्छा, ये तो मैम रही कोरोना की बात। जैसे मैंने देखा बहुत, कोरोना से पहले सोचा कब? सोचना मतलब बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है आपकी, और इतने टाइम से करे, कोरोना को भी 3-4 साल हो गया। उससे पहले कब ये सोचा कि लावारिसों की वारिस बनना है आपको? कब सोचा ये? मैं चौक क्षेत्र की रहने वाली थी। चौक क्षेत्र के पास में मॉर्चरी पड़ता है, मेडिकल कॉलेज, मॉर्चरी और गुल्लाला घाट, ये सब एक चेन है। तो पहले, अब तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ कर दी हैं। जो डेड बॉडीज़ होती थी, जो लावारिस शव होते थे, लावारिस शवों को अब तो बॉडी बैग दिए जाते हैं, बंद गाड़ी प्रोवाइड की जाती है और डिग्निटी के साथ उनको क्रिमेट किया जाता है। लेकिन जब मुझे लगता है कि 12 साल 10 साल की जब मेरी उम्र रही होगी, तब वो मंजर नहीं रहा करता था। तो कुछ सवाल हमारे जहन में, कुछ ऐसे तस्वीरों को देख करके कुछ ऐसे चीज़ें देखते थे, तो जहन से जो सवाल उठते थे वो हम अपने पेरेंट्स से पूछते थे। जैसे कि रिक्शे पे पहले बॉडीज़ जो है वाइट कलर के कफन में बंद करके, उसमें जो गवर्नमेंट की जो मोहर वोहर लगती है लाख से, वो रिक्शे के ऊपर लटके जाती थी। तो एक तरफ पैर भी लटक रहा होता था, एक तरफ सर भी लटक रहा होता था। वो चीज़ें हिट करती थी क्योंकि वो नॉर्मल नहीं थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो उम्र कम थी हमारी वो चीज़ें हिट करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है जो उसके अंदर क्या है। धीरे धीरे आई रियलाइज़ कि वो जो सफ़ेद कपड़ा है वो उसे कफन कहते हैं, जो अंदर है वो डेड बॉडी है। मुझे ये भी नहीं पता होता था दैट टाइम कि वो डेड बॉडी या एक जिंदा एक इंसान में क्या फ़र्क होती है। चीज़ें मैंने क्यूरियोसिटी, जिस भी व्यक्ति के अंदर क्यूरियोसिटी होती है वो बहुत सवाल करते हैं। तो मैंने इसके ऊपर पूरा पूछ पूछ के रिसर्च करके तब वो चीज़ मुझे हिट करती थी। मुझे नहीं पता होता था कि एक्चुअली बड़े होके क्या करना है या कुछ भी, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी हमारी, लेकिन चीज़ें हिट करती गई और मुझे लगता गया कि नहीं, अब यही हम करते चले जाएं। तो फिर धीरे धीरे इनके बारे में पता किया। फिर डेस्टिट्यूट जो लोग दिखते थे मुझे सड़कों पर, बीमार बुरी हालत में, जिनके परिवार छोड़ देते हैं, गैंग्रीन जैसी बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, फिर उनके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। उनको हॉस्पिटलाइज कराना, उनके दैनिक सारे नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, उनकी जिम्मेदारी उठाना, एक अटैचमेंट हो जाता था। उस अटैचमेंट के बाद में 2 चीज़ें होती हैं, या तो ठीक हो जाता है पेशेंट या नहीं ठीक हो पाता है। ठीक हो गया तो शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया, नहीं ठीक हो पाया तो उनको, ऑब्वियस है, जब हमारे को इतने अटैचमेंट के बाद में जब क्रिमेशन अपने हाथों से नहीं मिलता था, तब वो एक मलाल रह जाता था। फिर उस पर वर्कआउट स्टार्ट किया। तो ये हमारी जर्नी थी। मतलब सोच भी नहीं सकता। मुझे लगता है कि एक लड़की जिसको बड़ा शौक होता है घूमने फिरने सजने का, उस उम्र में आपने ये सब सोच लिया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन घर वालों ने
कभी बोला नहीं कि क्या कर रही हो, ये मत करो? मेरी कुछ सबसे ऐसा? बड़ी स्ट्रेंथ और मेरा सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी फैमिली मेंबर्स ही हैं, न सिर्फ शादी से पहले, इनफैक्ट शादी के बाद भी। चाहे मैं मायके की बात करूं या ससुराल की बात करूं, तो इस सपोर्टिव भी बहुत हैं और प्लस हमारी स्ट्रेंथ भी सबसे बड़ी है। हमारे हंसने का, हमारे जिस भी मुकाम पे मैं हूँ, सबका रीज़न ही वही मेरी फैमिली है। अच्छा मैम, शादी से पहले से आप ये काम कर रही थी, राइट? शादी से नहीं, शादी से अच्छा। पहले मेरा डेस्टिट्यूट पे वर्क था हाँ, हाँ। और सोशल वर्क पे था। मैं 13 वर्ष की आयु से इन सेवाओं में हूँ। वाह। बस वो कार्य उस समय छोटे होते थे, अभी वो दुकान जो है वो बड़े शोरूम में बदल गई है, बड़ी सेवाओं में कन्वर्ट हो गई है। हाँ, सेवाओं में थे। डेस्टिट्यूट, ये क्रिमेशन का काम अगर कहें तो आप 6.5 लगभग वर्ष हो रहे हैं। 6.5 वर्षों से मैं क्रिमेशन के सेंटर में हूँ। मैंने बात कर रही थी, जब आपका इंटरव्यू एक मैंने देखा भी था, तो उसमें आप बता रही थी कि इंटरनेशनल जो लोग रह रहे थे उनके भी फोन आपके Yes, पास आ रहे थे। yes. वो कैसे सब मैनेज कैसे कर रही थी? मैं बता रही हूँ, बहुत सिंपल सा था, मुझे भी नहीं पता था। जब मैंने अपनी पहली गाड़ी लगाई थी, मुझे ये तक नहीं पता था कि कोई आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि होना क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे, उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा। जो भी मेरे साथ 3 साल पहले कोरोना के टाइम पे हुआ, चाहे वो कोई इंटरव्यू छोटा सा ले लीजिए या कोई किसी का हम तक संपर्क में आना कह लीजिए, या जो ड्रॉबैक्स आए, ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे आए जो हिडन होते हैं, जो नई लोगों को पता होते हैं। यूजुअली इंटरव्यू में ना सारी चीज़ें पॉजिटिव कवर की जाती है, नेगेटिव नहीं कवर की जाती है। तो जितना कुछ था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था ये सारी चीज़ों का, और ये चीज़ें हुई। बाय द वे, आपका क्वेश्चन क्या था? मैं स्लिप कर गया। क्वेश्चन मेरा यही था कि इंटरनेशनल, हाँ, इंटरनेशनल, राइट। तो उस समय जब मुझे शायद 2nd डे या 3rd डे ही मुझे BBC ने कवर कर लिया था। तो जब BBC ने कवर किया और उसने मेरा नंबर वायरल कर दिया था, तो जब नंबर वायरल होने के बाद में जो इंटरनेशनल जो फैमिलीज़ थी, लाइक उनके पेरेंट्स यहाँ पे थे और बच्चे बाहर हैं, या बच्चे बाहर हैं, पेरेंट्स यहाँ पे हैं, जो भी इस तरह का जो फैमिलीज़ थी, उन लोगों ने जब BBC में न्यूज़ देखी तो उन्होंने वो नंबर वहाँ से पिक किया। और जो जिनके पेरेंट्स यहाँ पे एक्सपायर कर गए थे, बहुत सारे फैमिलीज़ ऐसे थे, तो जिनके पेरेंट्स जो एक्सपायर कर गए थे, उन्होंने मुझे डायरेक्टली अप्रोच किया और उन तक वो सेवाएं पहुँचाई गई। अच्छा, मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपने कहा कि मैंने गाड़ियाँ लगाई, मैंने खाने का, मैंने सब, पैसे कहाँ से? एग्जैक्टली आपके खुद के या? नहीं, देखिए, कोई भी कार्य खुद का कब तक हो सकता है, ठीक है? कोई भी इंसान अपना घर नहीं बेच पाएगा, और वो सेवाएं उस समय इतनी बड़ी थी, वो इतनी एक्सपेंसिव सेवाएं थी कि कोई घर भी बेच देता तब भी वो हम पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री एक वर्ड जो है जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव भी है। निगेटिव इसलिए क्योंकि इंसान के पास भरा सब कुछ रखा रहेगा, लेकिन वो फ्री देखेगा तो अट्रैक्ट होता है, इस वर्ड से अट्रैक्ट होता है। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी सर्विसेज चल पाई हमारी गाड़ियों की, या जो भी मैं पे कर पाए अपने अटेंडेंट की, ड्राइवर की, या जो मेरे 3-4 जो स्टॉल लगे हुए थे पीपरा घाट पे खाने और पानी का, मॉर्चरी के बाहर, राम मनोहर लोहिया में, मेडिकल कॉलेज के बाहर, या गुल्लाले घाट के बाहर, तो ये सब जितना भी चीज़ें हो रही थी, लोगों ने ये समझा कि कोरोना में मुझसे 100 में से 100 लोग ये कहते हैं कि सब डरे हुए थे, किसी ने ये नहीं किया, किसी ने वो नहीं किया। मैं आपको बताऊं, इस आपके सवाल का जवाब से पहले मैं इस बात को रखना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति ने कोरोना के समय, हर व्यक्ति ने अगर इतना भी किया, चाहे वो उसने समाज के लिए नहीं किया, अगर उसने अपने आप को भी संभाला या अपने परिवार को संभाला, मेंटली या फिजिकली भी संभाला, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही जा कर के वो जो मंजर था वो और बुरा होने से उन्होंने बचाया। तो उनका कंट्रीब्यूशन, हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन था। उसी बीच में जब लोगों ने सिलेंडर अपने घरों में रख लिए थे, उसी बीच में जब लोगों ने अवसर को, आपदा को अवसर को में बदला था, वो भी था। लेकिन इस बीच बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी थी। हज़ारों हाथ ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्टली आ करके मुझे गुल्लाले घाट में या बैकुंठ धाम पे या ऑनलाइन कहीं से भी उन्होंने पेमेंट की। किसी ने गाड़ी से सेवा दी, किसी ने पैसे से सेवा दी, किसी ने कहा 1 महीने का खाना हम लगा देंगे, किसी ने कहा। तो मैं सिर्फ जरिया थी। क्या बात, मैं सिर्फ जरिया होना भी बहुत बड़ी बात है कि जो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर डेफिनेटली वो नहीं हेल्प करते, मुझे फाइनेंशियली नहीं स्ट्रॉन्ग करते, तो शायद सर्विसेज हमारी 4 दिन बाद, भाई हम अपना कितना पैसा लगाते, तो 4 दिन बाद हमारी सर्विसेज बंद हो जाती। तो सारा क्रेडिट तो मैं उन्हीं लोगों को देना चाहूँगी जिन्होंने, मुझे लगता है कि क्रेडिट आपको पहले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ती तो वो भी आगे नहीं बढ़ते। हमें पता ही नहीं होगा कि हम किसे दें। ऐसे उन्हें एक चेहरा तो सामने था। बिल्कुल, हाँ। जो
जो लोग बाहर फील्ड में आने से डर रहे थे या बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी वो नहीं डर रहे थे, उनकी फैमिली मेम्बर्स नहीं आने दे रहे थे, तो उनको ये लग रहा था कि चीज़ें वो कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, बहुत सारे हर तरह से उस समय सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो जिसने जितना किया मुझे लगता है वो नहीं करते तो शायद इतनी बड़ी सर्विसेज नहीं होती। और एक छोटी सी इसी बात मैं बताऊं, वो सर्विसेज अभी भी बंद नहीं हुई हैं। जो लखनऊ में सर्विसेज चल रही थी वो पूरे ऑल ओवर यूपी को कवर कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज के रूप में और शव वाहन के रूप में। क्या बात है मैम। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है मैम, ठीक है, सब बड़ी सराहना कर रहे थे आपकी, लेकिन कोरोना के टाइम पे मैंने ये भी सुना कि आपकी जो सोसाइटी वाले थे, आपकी जो अपार्टमेंट वाले थे, कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि इनके आने से कोरोना ना आ जाए मेरे अपार्टमेंट में, इनके आने से वायरस ना आ जाए, ऐसा हुआ था सच में? हाँ डेफिनेटली। मेरी इंटरव्यू में अगर मैंने कभी भी कोई भी बात कभी भी कही है तो पूरे होश में कही है मैंने कभी भी कुछ उसमें नमक मिर्चा नहीं लगाया है और बहुत जेन्युइन बात ही कही है। हाँ डेफिनेटली ऐसा हुआ था। सोसाइटी में ये डर था कि हालांकि उसी सोसाइटी में से बहुत सारे लोग मेरी मदद भी कर रहे थे, फाइनेंशियली भी मुझे बहुत मदद कर रहे थे, लेकिन कुछ हर जगह देखिए अगर 10 लोग हैं, एक हाथ में 5 उंगलियां तो सब बराबर नहीं है। तो ऐसे ही आप मानिए सोसाइटी में 230 परिवार हैं, तो 230 परिवार में से कुछ तो भाई, और सबसे बड़ी बात आप ये मान के चलिए कि भय जो होता है ना वो आपसे वो भी करा ले जाता है जो आप नहीं चाहते हैं। तो वो डर लोगों से वो करा रहा था, लोगों के अंदर भय था, अपने प्रति प्यार था, अपने परिवार के प्रति प्यार था, जो मुझसे ये कहने के लिए उनको इनकरेज कर रहा था कि नहीं वर्षा अगर रेगुलर निकलेंगी अस्पतालों में और क्रिमेशन सेंटर पे जाएंगी तो वो कहीं ऐसा ना हो कि वही कोरोना ले आए। और टचवुड उस समय मैं भगवान से सिर्फ एक चीज़ मना रही थी, भगवान जी पहला केस मेरी वजह से सोसाइटी में ना आए वरना मेरी बैंड बज जाएगी। हालांकि उन दिनों मैंने ये तक तय कर लिया था कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी सोसाइटी में लोगों को तो मैं रैन बसेरा शिफ्ट हो जाऊंगी, नहीं आएंगे घर। हाँ मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी। एक बार मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड ने किसी लोगों को बात करते हुए सुना होगा, तो डिनर के टाइम पे वो मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि वर्षा ऐसी बात चल रही है कि तुम्हारी वजह से ना आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। तो मैंने बहुत साधारण तरीके से उन्हें समझाया था कि देखो हम सेवाएं तो नहीं बंद कर पाएंगे क्योंकि इसी में अब हम जी रहे थे, वो मैं जी रही थी। हाँ तो मैंने कहा देखो हम सेवाएं नहीं बंद कर पाएंगे, हाँ मैं शिफ्ट हो जाऊंगी रैन बसेरा, आप नंदिनी के साथ, नंदिनी मेरी बेटी है और आप दोनों यहीं पे रह लेना और जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी स्थिति हम वापस आ जाएंगे। तो ये था बसेरा में आप रहने के लिए इनफैक्ट मैं आपको बताऊं हमारे कई घरों में राशन जाता था, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी रहता था, 2 टिफ़िन भी कई लोगों के जाते थे। राधा मुन्नी अम्मा का जो थी लावारिश थी तो उनका टिफ़िन जाता था। हमारी वो सब चीज़ें बैन कर दी गई थी सोसाइटी में, तो मेरे लिए वो एक्सपेंसिव भी बहुत हो गया था क्योंकि मुझे एक नया रूम अलग जगह कमरा लेकर के मुझे सारा वहाँ डंप करते थे, फिर वहाँ से उठाते थे, तो मेरा टाइम भी किल होता था। तो प्रॉब्लम ठीक है आती है और भागना नहीं था मुझे, मैं भागी नहीं, उसको फेस किया, चीज़ें हो गई। वाओ मैम, मतलब मैं तो सोच रही हूँ कि हम लोगों को, जैसे हम विमेंस डे आ रहा है और कोशिश हम यही कर रहे हैं कि जितनी भी विमेन एम्पावरमेंट की बातें हो रही हो, जो महिलाएं ऐसी हैं जिनको हमें खास करके हम लोगों को भी इंस्पायर कर रही हैं, बहुत ज़रूरी है आपकी जो सारी बातें हैं। भाई स्कूल कहाँ से किया आपने? स्कूलिंग हमारी नवयुग से है और मैं बहुत प्राउडली इस बात को कहती हूँ कि मैं वहाँ का ब्रांड हूँ, नवयुग कन्या विद्यालय का ब्रांड हूँ, जो आजकल की जनरेशन को लगता है कि सरकारी स्कूल। तो वो मैं आपको बताऊँ कि सरकारी स्कूल की मैं एक छात्रा रही हूँ, बहुत सिंपल पढ़ाई की है मैंने, बहुत कम फीस वाली जगह से मैं वहाँ का प्रोडक्ट हूँ। मैं मुझे बहुत प्राउड है अपने स्कूल पे। अच्छा मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मुझे लगा कि आप लामा टीनियर की बड़ी तो वहाँ से यहाँ तक का मैंने सुना कि आपने कोई बुक्स भी लिखी है। हाँ बुक्स देखिए, लिखने का एक जो रीज़न था, मैं नहीं चाहती हूँ कि कभी किसी के लाइफ में वो रीज़न आए। कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी तकलीफ़, कुछ ऐसे मंज़र, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं ये सब हमारे दोस्त हैं, प्लीज़ आप इन्हें भी कवर कर लीजिए तो कुछ वो मंज़र ऐसे होते हैं जो आपको मजबूर करते हैं कुछ ऐसा करने पे जो आपने पहले कभी नहीं किया है, और कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव भी था। अगर जो हमारा लाइफ में जो इंसिडेंट था, एक बहुत नेगेटिव चीज़ हुई मेरी, जो लोग मुझे ट्विंस कहते थे, मेरी छोटी सिस्टर एक्सपायर कर गई थी कार एक्सीडेंट में, हम लोग एक साथ जा रहे थे। तो अगर मैं उस समय कलम को अपना साथी नहीं बनाती, अगर अपने सारे उद्गार उस पर नहीं निकालती, उस कोरे कागज़ पे, तो शायद मैं कुछ और होती, या शायद
कुछ और ही होते हैं हम। तो वो सारे उद्गार मैंने निकाल करके अपनी दर्द, अपना पीड़ा, अपना मोहब्बत सब कुछ उसमें निकाली और मूव ऑन कर गए लाइफ में। मतलब मुझे लगता है कि बहुत सीखने की ज़रूरत है और इतना बड़ा काम जो मैम आप कर रही है, बेसिकली कोई नहीं चाहता था कि कोरोना की अगर बात करूँ, कोरोना तो ठीक है एक आया आपने किया, उससे पहले जो आपने लोगों के साथ काम किया जो सड़कों पे रहते हैं उनको कोई छूना नहीं चाहता है, अगर कोई मांगने आ जाता है तो उनको दूर से लोग देते, उनको आप उठा के नहला के धुला के उनको फीड कर रही हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। जो मेरे से जो क्लोज लोग हैं वो उन्हें पता है कि नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं ना वर्षा के लिए, नॉर्मल थिंग्स आर रियली बोरिंग फॉर मी। मैंने अपनी जीवन में शायद कभी कोई चीज़ नॉर्मल नहीं की, सीधी नहीं की है। हमेशा ऐसे काम में ही मेरा दिमाग लगता है जो नेचुरल ना हो, मतलब जो उतना साधारण सा ना हो, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो चीज़ें पसंद करते हैं उससे मैं थोड़ा सा उल्टी सीधी शायद पैदा हुई हूँ, तो थोड़ा सा डिफरेंट है मेरा तो। नहीं मतलब मुझे तो लग रहा है कि मैं अपने हाथ रोक ही नहीं पा रही हूँ आपके लिए क्लैप करने के लिए, मतलब इतना ज़्यादा। तो मैम कुछ लड़कियों को कहना चाहेंगी जो इन जनरेशन है, जो आज की जनरेशन है, कोई महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, कुछ उनको कहना चाहिए? डेफिनेटली मैं सिंपल आपके चैनल के थ्रू पहले तो आपको थैंक यू बोलते हैं एक ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे कवर करने के लिए, मेरी लाइफ की स्टोरी लोगों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा मैसेज है, ना सिर्फ आजकल की लड़कियों के लिए, बी स्ट्रॉन्ग सभी के लिए है ये, बी स्ट्रॉन्ग स्पेशली फॉर गर्ल्स। और अपने आप को अगर आप चाहते हैं समाज में एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए तो मेंटली के साथ साथ आप फिजिकली भी स्ट्रांग रहिए, ताकि आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए रेडी रहिए। और मोबाइल लोग कहते हैं कि बहुत ख़राब चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ मोबाइल से बेहतर कुछ नहीं है, सोशल मीडिया से बेहतर कुछ नहीं है। बस जो एक थिन सी लाइन होती है यूज़फुल और यूज़लेस, मतलब जो मिस यूज़ का जो एक थिन सा लाइन है, बस उसका फ़र्क आपको समझना है। दिन भर आप अगर 1 घंटा देते हैं अपने मोबाइल पे, रील्स में दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए। जो आपके लिए गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़, जो पॉलिसीज़ निकाल रही है उसको पढ़िए, अपने राइट्स के बारे में जानिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके अंदर एजुकेशन, अगर आपको अपने राइट्स पता होंगे तो आप सक्षम रहेंगे न सिर्फ अपने आप को सेव करने के लिए, सोसाइटी में और हज़ारों लोगों की मदद कर पाएंगे। तो यूज़ और मिसयूज़ से बचिए और बी यू, बी हैप्पी। अच्छे से लाइफ को काटना नहीं है, सिर्फ लाइफ को जीना है, इस हिसाब से अपनी लाइफ को जीजिए। वाह, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ लखनऊ की, उत्तर प्रदेश या फिर कहें बहुत लोग बाहर भी जानते हैं, आयरन लेडी हमारे साथ ही वर्षा जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मेरे बगल में है। फिलहाल इन्होंने जो आप लोगों को बताया उस बात पर ज़रूर सोचिएगा। हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपकी खबर।